अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बड़े एक्साइटेड होंगे जापान आने के लिए। क्योंकि ऑलमोस्ट सब लोगों को ईमेल्स तो आ गई हैं एम्बेसीज की तरफ से और आपके डॉक्यूमेंट्स भी आगे प्रोसेस हो गए हैं। डेफिनेटली आप वेट कर रहे होंगे कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से COE आ जाए और आपका एडमिशन लेटर आ जाए ताकि आप लोग आगे प्रोसेस कर सकें अपने डॉक्यूमेंट्स। सो आई विश यू वेरी गुड लक फॉर दैट। और मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप जापान आ जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, आपको क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी जो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए समझने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पाकिस्तान से लेके आनी होंगी, तो मैं वो भी आपको आज बताता हूँ थोड़ी देर के अंदर अंदर। आपको जल्दी से कोशिश करूँगा उन चीज़ों की एक लिस्ट बता दूँ ताकि आप आते हुए उन चीज़ों को भूलें ना। और यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होगा थोड़ा बहुत वो आपको गाइड करता हूँ। तो सबसे पहले मैं पहले भी बाकी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, आपने कोशिश करनी है कि जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने लेके आना अपने साथ। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हो सकता है यहाँ के कोई आपको करियर अपॉर्चुनिटी मिल जाए और वहाँ पे आपको आगे निकलना आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसको टेस्ट करा लें, इट्स अप टू यू। बट मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि टेस्ट करवा लेने चाहिए ताकि बाद में यहाँ आके अगर आपको कोई जॉब वाले कहते हैं कि जी आपकी गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज नहीं है या यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑथराइज नहीं है, तो हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप उसको टेस्ट करवा के। मेरे केस में जब मैं अप्लाई कर रहा था तो तभी मैंने टेस्ट करवा लिए थे डॉक्यूमेंट्स। और कोशिश करें कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसकी आप ना 2 सेट बना लें, कॉपीज़ भी करवाएं कलर कॉपीज़ में। तो क्योंकि यहाँ पे जब आप आएंगे सो यू हैव टू गो आउट, यहाँ पे फ़ोटो कॉपी वाली शॉप नहीं आपको मिलेगी कि आप जाएं और बस उनको पेपर दें और फ़ोटो कॉपी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो इसका एक अलग प्रोसेस है, वो थोड़ा सा शायद आपको लगे एक्सपेंसिव भी हो सकता है। अगर आप मार्केट में जाते हैं तो अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 10 येन का या 15 येन का एक प्रिंट आउट आपको निकालना पड़े, तो डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, उस हैसल से बचने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कोशिश करें 2 सेट्स आप अपने साथ लेके आएँ। और इसके साथ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी पिक्चर जो आपकी पासपोर्ट साइज वाइज वाइट बैकग्राउंड के साथ जो पिक्चर्स होती हैं, आपको यूनिवर्सिटीज़ भी बताएंगी कि कौन सी चीज़ें आप लेके आएँ। बट आपने पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपने साथ ज़रूर लेके आनी है वाइट बैकग्राउंड में। ये आपको हेल्प करेगी क्योंकि जो ज़ायरे होते हैं उसके ऊपर भी आपकी पिक्चर रिक्वायर्ड होती है। तो समटाइम्स तो वो वहाँ पे ले लेते हैं, समटाइम्स अगर नहीं लेते दे विल आस्क यू टू कंप्लीट द फॉर्म एंड दे विल गिव यू द ज़ायरो कार्ड एज वेल। सो मेक श्योर आप कोशिश करें अपना ज़ायरो कार्ड के लिए जो पासपोर्ट साइज पिक्चर है वो 1 या 2 नहीं, आप काफ़ी कोई 5 6 12 पिक्चर्स आप लेके आएँ। और सजेशन है एक और, वो ये कि कोशिश करें 2 तरह की पिक्चर्स लें डिफरेंट शर्ट्स में ताकि आप उनको रीयूज़ कर सकें बार बार किसी और चीज़। एक दफ़ा ये दे दी, दूसरी दफ़ा ये दे दी, तो इस तरह आपके लिए इजी हो जाएगा। वरना पिक्चर्स के लिए जब अगर आप जाते हैं खिंचवाने के लिए तो यहाँ पे आपको तकरीबन 6 या 8 पिक्चर्स पासपोर्ट साइज़ आप अगर खिंचवाते हैं तो आपके 1000 येन आपको देने पड़ेंगे वहाँ पे। तो वो भी एक छोटा सा प्रोसेस है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे ऐसी शॉप नहीं मिलेगी जहाँ पे आप जाते हैं कैमरा मैन आपकी फ़ोटो लेता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन है, जो बड़े मॉल्स होते हैं जो भी स्टोर्स हैं बड़े, वहाँ पे आप जाओ उनके बाहर ये मशीन्स होती हैं ऑटोमेटिक, वहाँ पे आप पे करते हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, आपकी पिक्चर होती है और आपको पिक्चर्स मिल जाती हैं। तो वो एक अलग प्रोसेस है। तो वो उससे बचने के लिए मैं तो अपनी पिक्चर साथ लेके आया था और यही बात मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी पिक्चर्स लेके आएँ साथ। ठीक है। और इसके साथ जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो सबसे पहला जो आपको काम करना होता है वो होता है आपका नंबर, मोबाइल फ़ोन नंबर। सो आप कौन सी कंपनी का सिम लेना चाहते हैं, कौन सा कनेक्शन आप ख़रीदना चाहते हैं, ये आपको यूनिवर्सिटी के लोग वो आपके साथ वॉल्टियर्स भी आपको देंगे जो आपको गाइड करेंगे कि यार कौन सी सिम लें, क्या करें। कुछ ऐसी सिम्स भी मिलती हैं जो इतनी फेमस नहीं होती लेकिन हाँ एज अ स्टूडेंट के लिए आपके बजट में आती है और आप उसको चीपली इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स गुड फॉर यू क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट मैं जब आया था तो आई वाज ट्राइंग टू सेव मनी, जो सच बात है। तो मैं आपको भी ये कहूँगा कि आपके लिए भी डिफ़िकल्ट होगा, तो आप भी कोशिश करें जो सिम कनेक्शन है आपका, आप कोई जो भी मुनासिब कीमत में हो, 1000 1500 येन के अंदर जो आपको मिल जाए, जिसमें GB इंटरनेट जो है वो 5 GB तक हो आपका चल जाता है। क्योंकि आप
यूनिवर्सिटी जा रहे हैं आपका इंटरनेट चलेगा, आप अपने अपार्टमेंट है इंटरनेट चलेगा, आपकी बिल्डिंग है वहाँ पर इंटरनेट चलेगा फ्री। हाँ, आपको इंटरनेट चाहिए जब आप अपने घर से निकल रहे हैं, बस के लिए जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो 5 GB आई थिंक सही रहता है आई फील। तो मैंने जो पैकेज सिम कनेक्शन लिया था, आई यूज टू पे लाइक अराउंड 1500 येन, जिसमें समटाइम्स कॉल्स भी ऐड हो जाती थी। तो वो फ्लक्चुएट होता रहता था 15 से 2000 येन के दरमियान। तो मैं आपको कहूँगा तो आप इसी रेंज में देख लीजिएगा। बट यस, ऑप्शंस इससे अच्छी भी हैं, महंगी भी हैं। एक राकुटेन एक ऑप्शन है, याहू मोबाइल का एक सिम कनेक्शन है, वो अच्छा है, सॉफ्ट बैंक है, उनके कनेक्शन अच्छे हैं। बट आपने खुद ये सर्च करना है कि आप कितना पे करना चाहते हैं, क्या आप ऐसी कोई मोबाइल फ़ोन भी लेना चाह रहे हैं जो आपको उस पर इंस्टॉलमेंट्स में मिल जाएगा। ज़्यादातर ये होता है कि कुछ सिम्स के ऊपर उन सिम्स के ऊपर कुछ मोबाइल फ़ोन नहीं काम कर रहे होते पाकिस्तान से जब हम लेके आते हैं, तो उसको भी आपने ज़रूर देख लेना है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास आईफोन है अच्छा, या कोई और फ़ोन है बेहतर अच्छा, तो उसमें सिम कनेक्शन चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट यस, कई फ़ोन्स पे जो पुराने फ़ोन्स थे, उन एंड्रॉयड फ़ोन्स उन पे शायद नहीं चलती, लेकिन आप इसको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ कोशिश ये करनी है आप लोगों ने कि आपके बजट में आता हो। अगर आप कोई ऐसी चीज़ खरीद लेते हैं, ऐसा कुछ पैकेज ले लेते हैं जो आपको मंथली 3000 पे करना है, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगी, क्योंकि नंबर चेंज करना इट्स नॉट अ ईजी थिंग। तो ये आपने ज़हन में रखना है, क्योंकि उसके पैसे डायरेक्टली समटाइम्स आपकी अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे, या फिर आपको मंथली उसका बिल पे करना पड़ेगा। और आपने ये भी ज़हन में रखना है कि वो जो भी डेट और जो भी टाइमलाइन है बिल्स की, जो भी आपको मिलती है, आपने कोशिश करनी है उसको टाइमली पे करते रहें, लाजमी पे करते रहें, ठीक है। अब सिम कनेक्शन की हमने बात कर ली, तो दूसरी तरफ चलते हैं। जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप भी मिलनी है, आपके अकाउंट में पैसे भी आने, तो वो होता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के लिए डेफिनेटली आपको जो यूनिवर्सिटी होगी वो आपको वॉलंटियर्स देंगे जो आपको हेल्प करेंगे बैंक अकाउंट प्रोसीजर को समझने के लिए। वो बच्चे होते हैं जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, हु हैव इंटरेस्ट इन यूजिंग लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज इन देयर डेली रूटीन, तो वो आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे। सो आप बैंक जाएंगे, वहाँ पे भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ेंगे। तो पहला 1 या 2 दिन आपके तो इसी काम में लगेंगे। तो ये बैंक वाला काम आपका बहुत ज़रूरी है। आप अपना अकाउंट खोलेंगे और उसी प्रोसेस को आपने यूज़ करना है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है स्कॉलरशिप को रिसीव करने के लिए, वो आपको लाजमी हर महीने आपको आपके जो करियर काउंसिल जो ऑफिस होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देख रहे होते हैं, आपको वहाँ जाना होता है और वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट को साइन करना होता है टू गेट द स्कॉलरशिप। हाँ, अगर आप वो नहीं करते, अगर आप उसको साइन नहीं करेंगे, सो यू विल नॉट गेट द स्कॉलरशिप मनी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो कोशिश कीजिएगा अपना, जब भी आपका अकाउंट खुल जाए, आपने वो डिटेल्स उस ऑफिस को फॉरवर्ड करनी है, और वो ऑफिस आपको स्कॉलरशिप के लिए एक कैलेंडर देगा कि जी इस महीने की इस तारीख को आप आएँ और आपको स्कॉलरशिप के लिए साइन करना, और इस महीने की तारीख को आपको सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि जो आपकी स्कॉलरशिप अमाउंट है वो आपको मिल जाएगी। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि जब आप सितंबर में जाते हैं ना, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। सो यू हैव 10 days। तो कोशिश करें अपने पास 1000-2000, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, बट यू हैव टू कैरी दिस मच अमाउंट ऑफ विद यू। अगर आप इस पर कम में सर्वाइव कर सकते हैं, इफ़ यू फील, तो इट्स अप टू यू, बट आई कैन अंडरस्टैंड द कंडीशंस। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, बट आई ट्राई टू मैनेज माई सेल्फ। तो ये ज़रूरी है आप इसको लेके जाएं। एंड जब आप सितंबर में जाते हैं, आप वहाँ पहुँचते हैं 20 सितंबर को फॉर एग्जांपल आप पहुँच जाते हैं, वो 10 दिन है आपके पास। फिर जो अगली आपको जो पैसे मिलने हैं वो आपको 20 अक्टूबर 15 अक्टूबर के करीब, तो तकरीबन एक महीना कह लें या 20-25 दिन होते हैं जिसमें आपको सर्वाइव करना होता है जो पैसे लिए बगैर। तो कोशिश ये करें कि ये पैसे हों, आप सर्वाइव करें। अपना बैंक अकाउंट आपने किसी से शेयर नहीं करना है, अपना पिन कोड आपने बनाना है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको एक कार्ड मिलेगा और एक चेक बुक भी मिलेगी। चेक बुक नहीं, पासबुक उसे बोलते हैं। तो उसको भी अपडेट करना होता है, वो भी आपको मैं सिखा सकता हूँ, कोई मसला नहीं है उसमें। तो एक हो गया हमारा फ़ोन नंबर, ये भी अपने ऑफिस में शेयर करना है, वो भी आपसे कभी कांटेक्ट करना पड़ता है उनको। फिर आपका पासबुक होगी। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जिसमें तो ऑफिस के कुछ लोग आपके साथ जाएंगे, वो होगा सिटी ऑफिस रजिस्ट्रेशन। सिटी ऑफिस रजिस्ट्रेशन ये होती है कि आप अपनी हर सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास हैं,
यूनिवर्सिटी एडमिशन के हवाले से आपका ज़ायरे कार्ड बोलते हैं आपको, जो रेजिडेंट कार्ड मिलता है वहाँ पे ना, उसको बोलते हैं। तो वो भी आपको लेके जाएंगे, तो वो वहाँ पे आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, आप फिल करेंगे कि मैं इस जगह का शहरी हूँ, अब यहाँ पे मैं रहूँगा इतने दिन से इतनी देर तक। वो जो भी टैक्सेस होंगे वो आपको भेजेंगे, किस चीज़ में आपने रजिस्ट्रेशन करानी है नहीं करानी वो भी होंगे, क्योंकि जब आप जापान आते हैं तो हर जापानीज़ बंदा जो रेजिडेंट है, स्पेशली फॉरेनर्स हैं, जो लोग यहाँ पे आके लॉन्ग टर्म के लिए रह रहे हैं, उनके लिए पेंशन को जमा कराना कंपल्सरी होता है। जब हम लोग थे तो वहाँ पे पेंशन हमारे लिए ऑप्शन थी कि हम उसको स्किप कर दें, तो और हमारी तो स्कॉलरशिप होती है, तो हमारे पास उतने पैसे नहीं होते कि हम पेंशन के लिए 17-18 हज़ार ये हर महीने दें, तो वो स्किप करना होता है। तो फिर हमने उसको स्किप कर दिया, वो हमने पे नहीं किया। लेकिन उसके अलावा आपके टैक्सेस होते हैं एज अ रेजिडेंट, तो वो आप पे करते हैं। वो वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, फैसिलिटीज़ भी आपको सिटी ऑफिस से मिलती हैं। फिर आपका एक मेडिकल कार्ड बनेगा वहाँ पे, वो आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप सिटी ऑफिस से अपनी कंप्लीट करके आप घर आएंगे और अपना रेडी होंगे चीज़ों के लिए। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने कंप्लीट करनी है, और कोशिश करें जब आप यहाँ आ जाएं और अपनी दिल लगा के मेहनत करें, जापानीज़ लैंग्वेज के ऊपर काम करें, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और इंशाल्लाह अगर आप जापानीज़ लैंग्वेज को अपना फर्स्ट प्रायोरिटी गोल रखते हैं तो यू विल मेक श्योर, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, यू विल गेट लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन जापान। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अगर कोई और क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में मैसेज किया करें, मैं आपको ज़रूर उसके ऊपर बात करूंगा और आपको वीडियो बना के आपके साथ शेयर भी करूंगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो डिटेल में पूछे गए हैं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट जल्दी, और वो भी आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।